सुषमा त्रिवेदी, प्रोफेसर इतिहास विभाग, नवयुग कन्या महाविद्यालय, अफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आज पूर्वी एशिया के इतिहास में जापान का इतिहास पढ़ते हुए आज हम इसकी 14वीं इकाई को पढ़ेंगे और इस 14वीं इकाई में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध की समाप्ति पर से आरंभ होता है जापान का इतिहास और 1980 के दशक तक का जापान का इतिहास आप इस इकाई में पढ़ेंगे। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि किस प्रकार जब हम इकाई आरंभ करते हैं तो जापान एक बेहद दयनीय राजनीतिक आर्थिक स्थिति में हम जापान को पाते हैं और जब इस इकाई का अंत होता है 1980 के दशक में तब हमें ऐसा प्रतीत होता है ऐसे तथ्य हमारे सामने आते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जापान ने युद्ध पूर्व की अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, राजनीतिक महत्व उसका हो एशिया की राजनीति और विश्व राजनीति के संदर्भ में। तो ये एक बहुत ही रोचक जापान की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक यात्रा है जिसका विवरण हम इस इकाई में पढ़ेंगे। तो इसकी इकाई का शीर्षक है पराजय और मित्र राष्ट्रों का नियंत्रण। तो हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति में जब युद्ध आरंभ हुआ जापान धुरी राष्ट्रों के साथ था और आरंभ में जापान को इतनी द्रुत गति से सफलता मिली कि लगभग एशिया के सभी पश्चिमी उपनिवेशों पर उसने अधिकार कर लिया था। लेकिन पर्ल हार्बर पर आक्रमण की घटना ने युद्ध की दिशा बदल दी, विशेष रूप से जापान के लिए। और उसके बाद जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराए गए, उसके बाद जापान को विवश होना पड़ा आत्मसमर्पण करने के लिए। पॉट्सडम घोषणा के द्वारा जापान को आमंत्रित किया गया था आत्मसमर्पण करने के लिए और अंततः 16 अगस्त को जापान ने युद्ध में की समाप्ति की घोषणा की और औपचारिक रूप से 2 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया। जापान के बंदरगाह पर अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस मिसूरी तैनात था, जिस पर कि मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के समक्ष जापान के प्रतिनिधियों ने बड़े ही अपमानजनक वातावरण में बहुत ही अपमानजनक व्यवहार को सहते हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर का अर्थ था कि जापान ने अपनी संप्रभुता के अधिकार को समर्पित कर दिया है। जापान में की राजनीति पर, जापान के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण मित्र राष्ट्रों और उनके प्रतिनिधियों का हो गया है। जापान अब एक सार्वभौमिक राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि वो एक पश्चिमी देशों द्वारा नियंत्रित राष्ट्र बन गया। यद्यपि ये बहुत ही अपमानजनक स्थिति थी जापान के लिए, लेकिन जापान के सम्राट आकिहितो ने हिरोहितो ने इस सूचना को जिस प्रकार से अपनी जनता को दिया, उससे निश्चित रूप से ये संकेत मिलता है, बड़ी सांकेतिक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया और इससे ये संकेत मिलता है कि जापान बहुत जल्दी ही अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में और अधिक रक्तपात को रोकने के लिए और संभवतः मानवता को विनाश से बचाने के लिए जापान वह सहन कर रहा है जो असहनीय है। जापान वह स्वीकार कर रहा है जो उसके लिए वह पीड़ा अनुभव कर रहा है जिसे अनुभव करना सीमा से बाहर है। परंतु ये कहने का मतलब था कि ये अस्थायी स्थिति है। एक संकेत उन्होंने दिया कि जापान जो भी ये अनुभव कर रहा है अपमान की स्थिति, वो एक अस्थायी स्थिति है और जापान इससे उबरने का प्रयास करेगा। इस घोषणा के बाद तुरंत जैसे ही 2 सितंबर को हस्ताक्षर किए गए, तत्काल मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने जापान में प्रवेश करना शुरू कर दिया। टोक्यो के हवाई अड्डे पर अमेरिकी वायुसेना के विमान उतरने लगे सैनिकों के साथ साथ। इसी तरीके से योकोसुका बंदरगाह पर बहुत सारे मित्र राष्ट्रों के लगभग 100 युद्धपोत एकत्र हो गए और चारों तरफ से जापान को घेर लिया गया। तो जापान को पूरी तरीके से सरेंडर करने के लिए विवश किया गया था इन सैन्य कार्यवाहियों के द्वारा।
अब इस संधि के द्वारा जापान को कहा गया कि तुरंत जापान के जो जितने भी जापान के भीतर स्थित सैनिक हैं, वो सभी सैनिक सेवा से अलग किए जाते हैं और उन्हें तत्काल अपने शस्त्र डाल देने चाहिए। इसी तरीके से विदेशों में जो जापानी सेनाएं थी, उनको निर्देश दिया गया कि तत्काल प्रभाव से वो अपने हथियारों को गिरा देंगे। ये घोषणा करने के बाद अब जापान में के मित्र राष्ट्रों द्वारा अब जापान में ऑक्यूपेशन या आधिपत्य की कार्यवाही शुरू हुई। अब हम देखेंगे कि ये आधिपत्य का स्ट्रक्चर क्या था, किस प्रकार से इस आधिपत्य को क्रियान्वित किया गया जापान में। वस्तुतः जब हम देखते हैं कि मित्र राष्ट्रों द्वारा जापान का आधिपत्य करना या अधिग्रहण करना, तो उसमें एक बात ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यह कार्य मुख्य रूप से अमेरिका की देखरेख में किया गया, संरक्षण में किया गया। नीति निर्धारण से लेकर नीतियों के क्रियान्वयन तक की संपूर्ण प्रक्रिया में अमेरिका का प्रभुत्व रहा। इसका कारण ये था कि पूर्वी राष्ट्रों के युद्ध के बाद पूर्वी राष्ट्रों की स्थिति की समीक्षा या उसके प्रति क्या नीति अपनाई जानी है, उसके लिए मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने मिलकर के एक संगठन बनाया था, जिसका नाम था फार ईस्टर्न कमेटी, सुदूर पूर्व के लिए समिति। और ये फार ईस्टर्न कमेटी अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में कार्य करती थी, वहां पर इसका मुख्यालय था। यद्यपि इसमें प्रतिनिधित्व सभी मित्र राष्ट्रों को दिया गया था, लेकिन चूंकि अमेरिका में स्थित था और अमेरिका का इस पर नियंत्रण अधिक था, इस वजह से इसकी जो नीतियां होती थी वो मुख्य रूप से अमेरिका की नीतियां होती थी, अमेरिका द्वारा निर्धारित की गई नीतियां होती थी। अब पूर्वी देशों में, विशेष रूप से जापान में, किस प्रकार से कार्रवाई की जाए, इसको सुव्यवस्थित बनाने के लिए अमेरिका के जो सुदूर पूर्व में अमेरिकी सेनाओं के चीफ कमांडर थे, मुख्य सेनापति थे, जनरल आर्थर मैकार्थर, उनको इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें सुप्रीम कमांडर ऑफ अलाइड फोर्सेस बनाया गया, अलाइड पावर्स बनाया गया, जिसको कि संक्षेप में हम स्कैप कहते हैं, SCAP, सुप्रीम कमांडर ऑफ अलाइड पावर्स। मित्र राष्ट्रों की मित्र शक्तियों का सर्वोच्च सेनापति जनरल आर्थर मैकार्थर को बनाया गया, जो कि एक अमेरिकी थे। अब हम देखेंगे कि अमेरिका के मुख्य सेनापति को ही पूर्वी देशों में, जापान में कार्यवाही करने के लिए मुख्य अधिकारी बना दिया गया और अमेरिकी मुख्य सेनापति के रूप में वो अपने आदेश ग्रहण करते थे अमेरिका के राष्ट्रपति से। तो वास्तविक स्थिति इस समय जापान में क्या हुई कि अमेरिकी जो पूर्वी देशों की सुदूर पूर्व की समिति थी, अमेरिकी राष्ट्रपति कोई आदेश पारित करते थे, नीति निर्धारित करते थे, उसको मान्यता देती थी सुदूर पूर्व की समिति और उसको क्रियान्वित करने का काम अमेरिकन कमांडर जनरल आर्थर मैकार्थर करते थे। तो एक प्रकार से ये जो व्यवस्था तैयार की जा रही थी या जापान को जो व्यवस्था मानने के लिए विवश किया जा रहा था, वो अमेरिकी व्यवस्था थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी कार्रवाई अमेरिका और जापान के बीच में हुई। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको प्रभावशाली बनाया गया। अब जनरल आर्थर मैकार्थर को जापान में रह करके जापान के विरुद्ध पूरी कार्रवाई मित्र राष्ट्रों की नीतियों को क्रियान्वित करना था। जनरल मैकार्थर की सहायता के लिए एक भारी सेना भेजी गई, बहुत सारे नागरिक अधिकारी भेजे गए और ये एक व्यंग में कहा जाता है कि जितनी जापान की जनसंख्या थी, उतने ही कार्यकर्ताओं के साथ जनरल आर्थर मैकार्थर उतने कर्मचारियों के साथ जापान पहुंचे थे। अब जापान में जो भी निर्णय लिए जा रहे थे जनरल आर्थर मैकार्थर के द्वारा लिए जा रहे थे। अब हम देखेंगे कि जापान में किस प्रकार से जापान को नई व्यवस्था जापान में किस प्रकार से लागू की गई। मित्र राष्ट्रों की प्राथमिकता थी जापान के असैन्यीकरण की, डीमिलिटराइजेशन, डीमोबिलाइजेशन करना जापान का, क्योंकि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतनी अधिक सैनिक क्षमता एकत्र कर ली थी कि वो बड़े बड़े देशों को टकराव दे रहा था, पश्चिमी देशों को, और जिस प्रकार से उसने द्वितीय विश्व युद्ध में भूमिका निभाई थी, वो पश्चिमी देश, मित्र राष्ट्र उसको उतना ही खतरनाक मान रहे थे, उतना ही विश्व के लिए उतना ही बड़ा संकट मान रहे थे जैसा कि वो नाज़ी जर्मनी को मान रहे थे। परिणाम स्वरूप प्राथमिकता क्या थी मित्र राष्ट्रों की जापान के प्रति?
वो थी जापान का निशस्त्रीकरण और असैन्यीकरण। अब इसके लिए जो कार्य करना था, जो योजना थी, वो पहली योजना थी जापान की युद्ध सामग्री के ठिकानों को नष्ट करना, जापान का की सैनिक क्षमता को पूरी तरीके से समाप्त करना और जापानी सेनाओं को भंग करना। एक और कार्य था, वो था युद्ध अपराधों के लिए जापान के नागरिक जापानियों को युद्ध अपराधों उनके युद्ध अपराधों को सुनिश्चित करना और उसके लिए उन्हें दंडित करना। तो ये उद्देश्य लेकर के ये जनरल आर्थर मैकार्थर और सुदूर पूर्व की समिति चल रही थी। अब इस कार्य के लिए जापान में, लेकिन ये कार्य करना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि ये खबरें निकल कर के आ रही थी कि जापान में बहुत सारी सेनाएं छुपी हुई हैं अभी, और यदि मित्र राष्ट्रों की सेना जापान में कोई भी कार्यवाही करने का प्रयास करती है तो उनके लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। ये छुपी हुई सेनाएं उन पर आक्रमण कर सकती हैं। तो निर्णय लिया गया कि जापान में प्रवेश करने से पहले अपनी सैन्य क्षमता को मित्र राष्ट्र बढ़ाएंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि चारों तरफ से युद्धपोतों के द्वारा जापान को घेर लिया गया और भारी संख्या में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को जापान में उतारा गया, जापान में प्रवेश दिया गया। उसके बाद एक दूसरा निर्णय ये था जो जनरल आर्थर मैकार्थर ने स्वयं लिया, कि उनका मानना था, क्योंकि मित्र राष्ट्रों का एक वर्ग चाहता था कि जापान की राजनीतिक शक्ति को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, मूलोच्छेद किया जाए और एक नई व्यवस्था को जापान में लाया जाए। लेकिन जनरल आर्थर मैकार्थर जानते थे कि जो परिस्थितियां थी जापान में, जिस उग्र राष्ट्रवाद के दौर से जापान गुजर रहा था, मित्र राष्ट्रों के लिए उसका निशस्त्रीकरण करना या वहां पर नई व्यवस्था को लागू करना बहुत सरल कार्य नहीं होगा। उन्हें छुपे हुए सैनिकों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, वहां पर विद्रोह हो सकते थे मित्र राष्ट्रों के प्रति, और युद्ध में, इतने लंबे युद्ध के बाद अमेरिका या मित्र राष्ट्र अपनी और सैनिकों को खोना नहीं चाहता था। सो जनरल आर्थर मैकार्थर ने यह निर्णय लिया कि इस कार्य में, जो निशस्त्रीकरण का कार्य है, उसमें जापान की तत्कालीन सरकार का सहयोग लिया जाएगा। क्योंकि जापान अपनी संप्रभुता खो चुका था, वो स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, इसलिए उसे जो भी निर्देश मित्र राष्ट्रों द्वारा दिए जाएंगे उनका पालन करना उसकी विवशता भी थी और उसके लिए आवश्यक भी था। अतः जब जनरल आर्थर मैकार्थर ने डिसीजन लिया कि वर्तमान सरकार, वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ का युद्ध मंत्रालय मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करेगा जापान के निशस्त्रीकरण में, तो ये उनका निर्णय एक बहुत ही प्रभावशाली निर्णय था, क्योंकि जापान जैसे देश का निशस्त्रीकरण करना सरल कार्य नहीं था। और निशस्त्रीकरण के लिए भी एक द्विपक्षीय योजना बनाई थी मित्र राष्ट्रों ने। पहला था जापान में स्थित सेनाओं का निशस्त्रीकरण करना, और दूसरा था विदेशों में तैनात जापानी सेनाओं को वापस बुलाना जापान में, उनका प्रत्यर्पण करके जापान लाना और फिर उनका निशस्त्रीकरण करना। तो ये एक बहुत ही मैसिव टास्क था, ये एक बहुत बृहद कार्य था, और जिसके लिए स्थानीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करना मित्र राष्ट्रों के लिए बहुत आवश्यक था। सो जनरल आर्थर मैकार्थर ने ये घोषणा कर दी, और उसके बाद निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। जापानी सेना की सभी बटालियनों को एक के बाद एक निर्देश दिया गया कि वो अपने शस्त्रों को जमा करें और अपने गांवों को, अपने शहरों को लौट जाए। उन्हें सेनाओं से मुक्त किया जाता है। इस प्रकार से सेनाओं को भंग करने का कार्य आरंभ हुआ, और अक्टूबर तक 19,61,368 जापानी सैनिकों को सेना के कार्यभार से मुक्त करके उनके गांवों में वापस भेज दिया गया था। अब यह कार्यवाही जब आरंभ हुई, बड़ी तेजी से आरंभ हुई। जापान की जो लोकल आर्मीज थी, जो जापान में स्थित सेनाएं थी, उनका निशस्त्रीकरण करने का कार्य आरंभ हुआ, और हमने देखा कि 2 सितंबर को जापान ने आत्मसमर्पण किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किया था, और सितंबर के मध्य तक अमेरिकी सेनाओं को, मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को जापानी सैनिकों के 55% जापानी सैन्य क्षमता को समाप्त करने के प्रयास में सफलता मिली। सो मिड सितंबर तक, एक मुश्किल से 13 से 15 दिनों के भीतर, जापान की 55% सैनिक क्षमता को समाप्त कर दिया गया।
अक्टूबर के आरंभ में ये स्थिति 83% तक पहुंच गई। 83% तक सैनिक क्षमता को समाप्त कर दिया गया और 15 अक्टूबर तक जापान में स्थित सेनाओं का 100% निशस्त्रीकरण कर दिया गया। तो इस प्रकार से बड़ी ही तीव्र गति से जापान में निशस्त्रीकरण का कार्य अमेरिकी और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने सफलतापूर्वक किया। 15 अक्टूबर तक स्थानीय देशी सेनाओं का जापान में स्थित सेनाओं का 100% तक निशस्त्रीकरण कर दिया गया था। अब इस योजना का दूसरा पक्ष आता है और दूसरा पक्ष है विदेशों से जापानी सेनाओं को वापस बुलाना जापान। अब इस कार्य के लिए मित्र राष्ट्रों के युद्धपोतों का प्रयोग किया गया और एशिया भर में बिखरी हुई जापानी सेनाओं को, जिनमें कि हमने पिछली इकाइयों में देखा है कि इंडो चाइना के देशों पर कब्जा कर लिया था, बर्मा, मलेशिया, वियतनाम, इन सब देशों पर जापान की सेनाओं ने कब्जा कर रखा था। यहाँ पर 3 लाख जापानी सैनिक थे जापान से बाहर और 3.5 लाख के करीब जापानी सैनिक थे, 3,58,000 और लगभग 3 लाख नागरिक थे जापानी जो इन सेनाओं के लिए कार्य कर रहे थे और इनका सहयोग कर रहे थे। तो लगभग 6.5 लाख जापानियों को जापान वापस लाने का कार्य मित्र राष्ट्रों को करना था। अब इसके लिए बहुत भारी दबाव पड़ा मित्र राष्ट्रों के युद्धपोतों पर, लेकिन फिर भी इतना युद्ध की विभीषिका से अमेरिका, विशेष रूप से अमेरिका इतना त्रस्त था कि वो कोई भी इसमें संदेह की स्थिति नहीं चाहते थे और ये नहीं चाहते थे कि इतनी भारी संख्या में यदि जापानी सैनिक विदेशों में हैं तो कोई दूसरा संगठन बना करके वो एक बार फिर से जापान में सैन्यवाद को प्रोत्साहन दे सकते थे। तो इसलिए भारी खर्च करके, भारी दबाव के बावजूद इन करीब 6.5 लाख जापानी सैनिकों और असैनिकों को जापान वापस लाया गया। इसने जापान में एक बड़ा गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया क्योंकि जापान में पहले से ही खाद्यान्नों का संकट था। उसके एक लंबे समय से जापान की निर्भरता कोरिया और ताइवान पर बढ़ती जा रही थी चावल की आपूर्ति के लिए। युद्ध के समय ये सारा व्यापार तंत्र छिन्न भिन्न हो गया था। सो जापान में पहले से खाद्यान्नों की कमी थी। युद्ध के दौरान उद्योगों से नागरिक उत्पादन की वस्तुओं का प्रोडक्शन बंद करके उनको ज़्यादातर युद्ध सामग्री के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा रहा था सारे संसाधनों का। सो एक नॉर्मल कंडीशन ये थी कि आम व्यक्ति का जीवन जापान में बहुत कठिन था इस समय और ऐसे समय में 6.5 लाख जापानी जब विदेश से लाए गए तो जापान में बहुत अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। जनरल आर्थर मैकार्थर ने इस स्थिति से निपटने के लिए जापान की सरकार को निर्देश दिए कि वो जापान के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर रिसेप्शन सेंटर्स की स्थापना करे, आगमन केंद्रों की स्थापना करे जहां पर कि रिलीफ कैंप्स बनाए जाएं, राहत शिविर बनाए जाए, विदेशों से लौटने वाले जापानी सैनिकों और नागरिकों को उन राहत शिविरों में रखा जाए और इसी समय जापान को खाद्य सामग्री की सहायता देने का भी कार्य किया गया। तो इस तरीके से एक बहुत कठिन कार्य था विदेश से लाए गए सैनिकों को जापान में ला करके वापस लाना और उनका निशस्त्रीकरण करना, लेकिन बड़े सुव्यवस्थित तरीके से ये कार्य किया गया, इसलिए इसमें सफलता मिली। वापस लाने के बाद उनको कुछ समय तक रिसेप्शन सेंटर्स में और रिलीफ कैंप्स में रखा गया। उसके बाद उनके अस्त्र शस्त्र जब्त करने के बाद, उनकी सैनिक वर्दी जब्त करने के बाद उन्हें सेनाओं से कार्यमुक्त करते हुए वापस जिस प्रकार से रेगुलर आर्मीज को भेजा गया था वैसे इनको भी इनके गांवों और शहरों में भेज दिया गया। तो सितंबर में शुरू किया गया कार्य अक्टूबर के मध्य तक पूर्ण कर लिया गया। एक बहुत मैसिव एक्सरसाइज थी, एक बहुत बड़ा कार्य था जिसे कि बड़ी सफलतापूर्वक अमेरिकी सेनाओं और अमेरिकी जनरल के नेतृत्व में संभव किया जा सका। 15 अक्टूबर को ये कार्य संपन्न करने के बाद जनरल आर्थर मैकार्थर ने घोषणा की कि अब जापान की सेनाओं का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। जापान में जल सेना, नौसेना और थल सेना, नौसेना और वायुसेना किसी भी प्रकार के ऐसे प्रतिष्ठानों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब जापान को यह समझना है कि यदि उसे विश्व समुदाय में अपना स्थान बनाना है तो उसका एकमात्र मार्ग शांति होगा। तो इस प्रकार से ये एक पहला चरण जो था वो पूरा किया जापान के
युद्धवाद की व्यवस्था को मित्र राष्ट्रों ने। अब दूसरा जो कार्य था, उत्तरदायित्व था सुदूर पूर्व समिति और जनरल मैकार्थर का, वो था युद्ध अपराधों को सुनिश्चित करना और युद्ध अपराधों के लिए दंड देना। यहाँ पर भी उतनी ही कठोरता दिखाई गई जितनी कि नाज़ी युद्ध अपराधियों के प्रति यूरोप में दिखाई जा रही थी। वॉर ट्रिब्यूनल्स बनाए गए और उनके द्वारा युद्ध अपराध सुनिश्चित किए गए और युद्ध अपराधियों को तत्काल दंडित भी किया गया। जापान में जहाँ तक संबंध है, जापान के युद्ध अपराधियों को मित्र राष्ट्रों ने 3 श्रेणियों में बांटा, कैटेगरी सी, बी एंड ए। कैटेगरी सी या श्रेणी स जो था, उसमें 4000 जापानियों पर मुकदमे चलाए गए, 4000 जापानियों को गिरफ्तार किया गया और इनके लिए जो अपराध था जिसके लिए इनके ऊपर मुकदमे चलाए गए, वो अपराध था क्रूरता दिखाना, क्रूएलिटी के अपराध के लिए इन सबको ट्रायल किया गया और इन पर मुकदमे चलाए गए। इनमें से 700 लोगों को मृत्युदंड दिया गया और ये कार्य मित्र राष्ट्र तत्काल करते थे, उसके लिए कोई समय नहीं लगाया जाता था। 4000 में से 700 लोगों को मृत्युदंड दिया गया, 3000 लोगों को कारावास की सजा दी गई और लगभग 300 लोगों को दोषमुक्त करते हुए उन्हें छोड़ दिया गया। कैटेगरी बी जो थी, उसमें 20 लोगों को ट्रायल के लिए लाया गया, 20 लोगों को अपराधों के लिए मुकदमे चलाए गए और यहाँ पर उनका अपराध था जापानी सैनिकों को क्रूरता करने के लिए निर्देश देना। तो इसमें ज़्यादातर मिलिट्री कमांडर्स थे जिन पर कि ये मुकदमे चलाए गए 20 लोगों पर, और इनमें से 2 को मृत्युदंड दिया गया और 18 को कारावास की सजा दी गई। तो ये कैटेगरी बी थी। कैटेगरी ए सबसे गंभीर अपराधों की श्रेणी थी और इस कैटेगरी में 28 लोगों पर मुकदमे चलाए गए और इसका जो अपराध था, इन लोगों पर जो अपराध लागू किया गया, वो था मानवता के प्रति अपराध। तो ये सबसे गंभीर था और ये एक तरीके से जनरल क्राइम था, वॉर क्राइम था, जिसके लिए 28 लोगों के ऊपर मुकदमे चलाए गए और इसमें जापान के युद्धकालीन प्रधानमंत्री तोजो हिकेति भी थे और उनके ऊपर भी ये मुकदमा चलाया गया और इसमें से 28 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था, इसमें से 7 लोगों को मृत्युदंड दिया गया और उनमें जनरल तोजो भी शामिल थे जो कि युद्ध काल में प्रधानमंत्री थे। इस तरीके से इसके अलावा अब ये तो युद्ध अपराधी जो कि जिनके ऊपर सीधे मुकदमे चला करके इन्हें युद्ध अपराधी घोषित किया गया। लेकिन जापान का हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जापान में सैन्य मानसिकता इतना हावी थी, पूरी तरीके से जापान का सैन्यीकरण किया गया था। तो सिर्फ ये टॉप नॉचेस को, उच्च स्तरीय अधिकारियों को दंडित करके जापान को सैन्यवाद से मुक्त नहीं कराया जा सकता था। अगला चरण जनरल आर्थर मैकार्थर ने घोषणा की कि जापान के शहरों के सभी मेयर्स, गांवों के सभी ग्राम प्रधान और विद्यालयों के सभी प्रिंसिपल्स, इन सब को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और उनके अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे। इस तरीके से एक युद्ध अपराधी उन्हें स्पष्ट रूप से तो घोषित नहीं किया गया, लेकिन उन्हें भी अप्रत्यक्ष रूप से माना गया कि उन्होंने युद्ध मानसिकता को बढ़ावा दिया था। अब मित्र राष्ट्रों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठा कि सम्राट के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाए। जापान के सम्राट हिरोहितो, और हम ये जानते हैं कि युद्ध के दौरान और युद्ध के पहले जापान में जिस सैन्यवाद का उदय हुआ था, उसको सम्राट हिरोहितो का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। वस्तुतः जापान में जो कार्य हो रहा था, जापान की जो नीतियां डिसाइड की जा रही थी, वो सेना, सम्राट और ज़ाइबात्सु के द्वारा की जा रही थी। हालांकि चुनाव कराए गए थे, नया संविधान जापान को दिया गया था, मेजी शासन द्वारा 1889 में चुनाव कराए गए थे, संसद की स्थापना की गई थी, संसदीय व्यवस्था थी, लेकिन वास्तव में जो निर्णय लिए जा रहे थे वो सेना के द्वारा लिए जा रहे थे और इन निर्णयों में सेना को सम्राट की पूर्ण सहमति प्राप्त थी। अब मित्र राष्ट्रों के बीच में इस विषय को लेकर थोड़ा मतभेद हुआ। एक समूह था जो मानता था कि मित्र राष्ट्रों के हजारों सैनिकों की हत्या के लिए सम्राट भी उत्तरदायी है और सम्राट को युद्ध अपराधी घोषित किया जाना चाहिए।
स्वयं जापान के भीतर जो वामपंथी थे, कम्युनिस्ट थे, वो भी ये चाहते थे कि जापान को सैन्यवादी, फासीवादी मानसिकता में धकेलने के लिए जापान का सम्राट ज़िम्मेदार है और उस पर भी युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं बार-बार कह रही हूँ कि जो अंतिम निर्णय होता था, वो अमेरिका के द्वारा लिया जाता था। अब जनरल आर्थर मैकार्थर का कहना था कि यदि जापान के सम्राट को उनके पद से हटाया जाता है या उनके ऊपर युद्ध अपराधी का मुकदमा किया जाता है, तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री तोजो को जो दंड दिया गया, वही दंड के अपराधी उसी अपराध में मुकदमा चलाया जाएगा सम्राट हिरोहितो पर भी, और उन्हें भी मृत्युदंड दिया जाएगा उनको पद से हटाने के बाद। तो आर्थर मैकार्थर का कहना था कि ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा जापान के लिए, और जापान की जनता अभी भी अपने सम्राट के दैवीय स्वरूप को स्वीकार करती थी, और संभवतः ऐसा कठोर निर्णय लेने पर जापान में विद्रोह हो सकता है। अमेरिका जो मित्र राष्ट्रों की सेनाएं हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। एक सामाजिक क्रांति जापान में जन्म ले सकती है, और इस समय वो जापान में किसी भी प्रकार की अस्थिरता नहीं चाहते थे, क्योंकि इस प्रकार की अस्थिरता होने का अर्थ था कि वापस स्थिति युद्ध पूर्व की स्थिति में जापान में पहुंच सकती थी। सो जनरल आर्थर मैकार्थर ने निर्णय लिया कि सम्राट के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला जाएगा और उन्हें किसी भी प्रकार से युद्ध अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा। हाँ, उन्होंने ये निर्णय ज़रूर लिया कि जिस प्रकार से सम्राट को दैवीय मान करके जापान की जनता उसे एक डिवाइन पर्सनैलिटी मान करके पूजा करती है और उसे इनफॉलेबल माना जाता है, वो किसी भी देवताओं के समान उसको पूजनीय माना जाता है। उन्होंने कहा कि ये भ्रम जापान की जनता का तोड़ना होगा, क्योंकि भविष्य में यदि जापान से राजतंत्र को हटाना है, तो उसके लिए जापानी नागरिकों की मानसिकता में परिवर्तन करना आवश्यक है। उन्होंने खुद जापान में सम्राट को सूर्य देवी का पुत्र माना जाता था, देवताओं का संदेशवाहक माना जाता था। ऐसे में उन्होंने वहाँ की खुद सम्राट से ऐसी घोषणाएं करवाई, वहाँ के लोगों के बीच में ऐसा प्रचार किया कि सम्राट जापान की जनता का संरक्षक है, वो भी एक मनुष्य है और उसमें दैवीय अधिकारों या दैवीय क्षमताएं नहीं हैं। तो इस तरीके से सम्राट की शक्ति को न केवल कम किया, बल्कि सम्राट को अनुग्रहित किया कि मित्र राष्ट्रों ने उसके ऊपर कोई युद्ध अपराध घोषित ना करके उसके ऊपर एक एहसान किया है, उसके ऊपर दया की है। तो ये एक कूटनीतिक चाल थी। इसके द्वारा वो ये एंश्योर कर रहे थे, ये सुनिश्चित कर रहे थे कि भविष्य में जापान के सम्राट से उन्हें किसी भी प्रकार के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा और जापान का सम्राट विवश होगा उनके हर आदेश का पालन करने के लिए। इस तरीके से ये एक समस्या थी जिसका कि आर्थर मैकार्थर ने ये निर्णय लिया। अब अमेरिका की मुख्य योजना जापान में निशस्त्रीकरण की एक तरफ थी, जो कि हम कह सकते हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट था। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था जापान के लिए, वो ये था कि जापान में जनतांत्रिक विचारों का विकास करना, जनतांत्रिक व्यवस्था विकसित करना जापान के भीतर। क्योंकि जापान को यदि सैन्यवाद से मुक्ति दिलवानी है, जापान को सम्राट के दैवीय मान्यता से मुक्ति दिलवानी है, तो जापान में जनतांत्रिक विचारों का प्रचार करना आवश्यक था। परंतु 1930 के दशक से जापान में जो सैन्यवाद का उदय हुआ था, उसके कारण जितने भी जनतंत्रवादी विचारक थे, बुद्धिजीवी थे, राजनीतिज्ञ थे, उन सब को जेलों में डाल दिया गया था और या फिर उन पर उनकी हत्याएं करवा दी गई थी। तो बुरी तरीके से जनतांत्रिक विचारों को कुचला गया था जापान में सैन्यवादियों द्वारा। अब ये चाहते थे जनरल आर्थर मैकार्थर मुख्य रूप से, और मित्र राष्ट्र भी चाहते थे कि जापान में जनतांत्रिक विचारों का प्रचार हो, और इसके लिए जो पहला कदम था वो ये था कि जितने भी विचारक या राजनीतिज्ञ जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भागीदारी का विरोध कर रहे थे, असफल विरोध रहा हालांकि उनका, उन सभी को कारावासों से मुक्त कर दिया गया। विरोधी विचारधारा के लोग जैसे साम्यवादी थे, समाजवादी थे, लिबरल्स थे, उदारवादी थे, इन सभी को
पॉलिटिकल एमनेस्टी दी गई, राजनीतिक अ, क्षमादान दिया गया और इन सबको जेलों से मुक्ति दी गई। उसके बाद अमेरिकन और मित्र राष्ट्रों ने जापान में राजनीतिक दलों के विकास को प्रोत्साहन दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे कम्युनिस्ट बहुत राजनीति में सक्रिय हो गए। उदारवादी, डेमोक्रेटिक्स, जनतंत्रवादी विचारधारा के लोग सक्रिय हो गए और बहुत सारे दल जापान में राजनीतिक दल अस्तित्व में आने लगे। और मुख्य उद्देश्य क्या था कि इन राजनीतिक दलों के उदय के बाद जापान में चुनाव करवाना और कोई एक सशक्त पार्टी द्वारा जापान में सत्ता या सरकार का निर्माण करना, जिससे कि इसके पहले जो इम्पीरियल काउंसिल थी, इम्पीरियल एसोसिएशन थी, असिस्टेंट एसोसिएशन जो कि सम्राट की सहायता करती थी, उसको समाप्त करके उसकी जगह निर्वाचित राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों द्वारा जापान में सरकार का गठन करना या सरकार को चलाना। अब इस कार्य में जो सर्वप्रमुख नेता उभर करके आए वो थे योशिदा शिगेरू, जो कि बाद में जापान के प्रधानमंत्री भी बने, और जनरल आर्थर मैकार्थर ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब एक स्थिति यह आ गई थी कि जापान में लगभग 300 राजनीतिक छोटे-छोटे क्षेत्रीय दलों और बड़े दलों को मिलाकर के जापान में लगभग 300 राजनीतिक दल अस्तित्व में आ चुके थे। जो मुख्य रूप से पार्टी थी वो थी लिबरल पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। अब इस बीच में जापान में राजनीतिक दलों का उदय हुआ, प्रजातांत्रिक विचारों का प्रचार होने लगा। अब जो अगला चरण था राजनीतिक सुधारों का, वो था जापान के लिए एक नया संविधान प्रस्तुत करना। हमें याद होना चाहिए कि मेजी शासन की पुनर्स्थापना के बाद 1889 में जापान को एक नया संविधान दिया गया था और ये संविधान मुख्य रूप से यूरोपीय राष्ट्रों के प्रारूप पर बनाया गया था। अब जापान में एक नया संविधान बनाने के लिए पहले जापान की राजनीतिज्ञों को आमंत्रित किया और इसमें शिदेहिरो किजुरो को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने एक नया संविधान का प्रारूप, संविधान की योजना मित्र राष्ट्रों के सम्मुख प्रस्तुत की। लेकिन जनरल आर्थर मैकार्थर उससे संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपने कार्यालय में अपने विशेषज्ञों द्वारा जापान के लिए एक नए संविधान का निर्माण करवाया। तो हम ये देख सकते हैं कि अमेरिका की भूमिका कितनी प्रभावशाली थी जापान में नई व्यवस्था की स्थापना करने में। जापानी नागरिकों का या जापान के नेताओं का कोई योगदान नहीं था नया संविधान बनाने में, बल्कि पूरी तरीके से अमेरिकी हाथों से बना हुआ ये नया संविधान था। अब चूंकि नए संविधान का मुख्य उद्देश्य प्रजातांत्रिक विचारों को विकसित करना था, तो इसमें जो धाराएं बनाई गई उनका उद्देश्य था जनता के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य का शासन चलाना। अब इसके लिए यहाँ पर नई संसद का निर्माण किया गया और इसमें ये विशेषता रखी गई कि ये नई संसद पिछली संसद की भांति द्विसदनीय होगी। इसके 2 चैम्बर्स होंगे, 2 सदन होंगे। जो उच्च सदन होगा उसको बोलेंगे हाउस ऑफ काउंसिलर्स या परामर्शदाताओं की परिषद। इसमें 250 सदस्य होंगे और ये संसद का उच्च सदन होगा। इसके जो सदस्य वो 2/3 सदस्य हर 3 वर्ष बाद चुनाव लड़ेंगे। दूसरा जो सदन होगा वो होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों की सभा, और इसमें 467 मेंबर्स होंगे जो सभी के सभी चुनाव के द्वारा आएंगे। अब इस व्यवस्था, नई संसदीय व्यवस्था की विशेषता क्या थी कि इसमें निचले सदन को बहुत अधिकार दिए गए और इसमें कहा गया कि निचले सदन को सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा यदि वो चुनाव कराना चाहते हैं तो निचले सदन को भंग किया जा सकता है, लेकिन उच्च सदन को कभी भी सरकार भंग नहीं कर सकती। कोई भी नया कानून या नया प्रावधान निचले सदन में लाया जाएगा, निचले सदन से पास होने के बाद उच्च सदन के पास जाएगा। अब यहाँ पर विशेषता ये थी कि यदि उच्च सदन इस तरीके के किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो वो वापस निचले सदन में लाया जा सकता है और निचला सदन एक निश्चित समयावधि के बाद 2/3 बहुमत के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित कर सकता है बिना उच्च सदन की सहमति के भी।
तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट जनता के प्रतिनिधियों को उसमें बहुत अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने का अवसर दिया गया। निचला सदन ही प्रधानमंत्री को चुनता था और प्रधानमंत्री जापान के लिए एक मंत्रिमंडल का निर्माण करते थे। तो इस प्रकार से निचले सदन को, जो कि पूरी तरीके से जनता का प्रतिनिधित्व करता था, उसको काफी शक्तिशाली बनाया गया नए संविधान के द्वारा। अब इसके पहले भी मैंने बताया कि सम्राट की शक्ति को सीमित करना नए संविधान का उद्देश्य भी था। सो अब इस नए संविधान में सम्राट को एक नए रूप में परिभाषित किया गया। कुछ विशेष शब्दों द्वारा ये कहा गया कि सम्राट राज्य का प्रतीक है, ही इज सिंबल ऑफ स्टेट इन जापान, और वो उसके जो वो कोई भी निर्णय यदि जापान के लिए लेना चाहता है, उसके लिए उसे कैबिनेट की, मंत्रिमंडल की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। तो इस तरीके से हमने देखा था जो पिछला संविधान था, मेजी संविधान 1889 का, उसमें संसद से सहमति लेना आवश्यक नहीं था। बहुत सारे ऐसे निर्णय थे जिसमें कि सम्राट सेना के साथ मिलकर के निर्णय ले सकता था। लेकिन नए संविधान में ये व्यवस्था की गई कि सम्राट कोई भी निर्णय स्वेच्छा से, निरंकुशता से नहीं ले सकता, उसे अपने निर्णय के लिए मंत्रिमंडल की सहमति लेना आवश्यक है। तो इस तरीके से पहले हमने देखा कि उसके डिवाइन राइट को कर्टेल करने की कोशिश की गई, उसके दैवीय अधिकारों को कम करने का प्रयास किया गया, और अब उसके राजनीतिक अधिकारों को भी, शासकीय अधिकारों को भी कम किया गया नए संविधान के द्वारा। नए संविधान की एक विशेषता यह भी है कि इसमें महिलाओं को मताधिकार दिया गया और कानूनी रूप से समाज में पुरुषों के बराबर मान्यता दी गई महिलाओं को भी। हालांकि इसको लेकर के जापान में एक व्यंग भी किया जाता है कि उनको अधिकार दिए, कि महिलाओं ने कभी अपने अधिकारों के लिए इस तरीके की मांग नहीं रखी थी, पर अमेरिकन ने उन्हें भी समानता का और मतदान का अधिकार दिया। नए संविधान की एक विशेषता और थी कि इसने जापान में लेबर लॉज को में काफी सुधार किया, और इसके प्रभाव से मजदूर आंदोलन बहुत सशक्त हुआ और बहुत सारे मजदूर संगठन जापान में अस्तित्व में आए। और जापान की अर्थव्यवस्था चूंकि उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था हो चुकी थी, इसलिए मजदूर संगठनों का अस्तित्व में आना एक पॉजिटिव साइन था, एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन था, जिसने भविष्य में जापान की अर्थव्यवस्था को काफी लाभ पहुंचाया। अब हम देखेंगे कि प्रजातांत्रिक विचारों के विकास के लिए जो अगला लक्ष्य था, वो था शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना। सैन्यवाद के काल में जापान में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया गया था। पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया था और शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था देश के भीतर उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार करना, अल्ट्रा नेशनलिज्म को प्रमोट करना। अब इसके लिए पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया गया और विद्यालयों में के आरंभिक शिक्षा के वर्षों में छात्र लगभग 5-6 वर्ष तक सिर्फ सम्राट के प्रति भक्ति, राष्ट्र के प्रति भक्ति और अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता का पाठ पढ़ता था। नतीजा ये हुआ कि वो एक उनके भीतर एक आक्रामकता, अपने राष्ट्र को लेकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, संस्कृति को लेकर के एक आक्रामकता के भाव पैदा किए गए और उग्र राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किया गया। अब यहाँ पर जापान को सैन्य मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक समझा गया। इसके लिए जापान में जो संदिग्ध पाठ्यक्रम थे, करिकुलम थे, जिनके द्वारा उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, या इस प्रकार की जो पाठ्य पुस्तकें थी, उनको समाप्त कर दिया गया। पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन बंद कर दिया गया, उनका पठन पाठन प्रतिबंधित कर दिया गया और इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को भी हटा दिया गया स्कूली शिक्षा से। लेकिन फिर भी जनरल मैकार्थर इतने ही परिवर्तनों से संतुष्ट नहीं थे, तो अब उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका से बुलाया। एक एजुकेशन मिशन अमेरिका से जापान आया और उसने जापान की शिक्षा व्यवस्था को पुनर्गठित किया, उसमें फंडामेंटल चेंजेस किए, उसमें बहुत ही मौलिक परिवर्तन करते हुए एक नई शिक्षा प्रणाली जापान में लागू की गई। अब ये जो एजुकेशनल सिस्टम था, ये
अमेरिका के प्रारूप पर आधारित था और इसमें जो स्कूली शिक्षा का विभाजन था वो इस प्रकार से था 6+3+3+4। 6 वर्ष तक स्कूली शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कही जाएगी। स्कूल में ही अगले 3 वर्षों की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा कही जाएगी। उसके अगले 3 वर्षों की शिक्षा उच्च शिक्षा कही जाएगी और उसके बाद 4 वर्षों तक का विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एजुकेशन कहा जाएगा। तो इस प्रकार से 6+3+3+4 का एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। 9 वर्षीय स्कूली शिक्षा लागू की गई। इसके पहले स्कूली शिक्षा 6 वर्ष की होती थी जापान में। अब इस शिक्षा का आधुनिकीकरण किया गया। नए नए विद्यालय खोले गए। 9 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई जापान के हर बच्चे के लिए। एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए, शिक्षा का आधुनिकीकरण करने के लिए सह शिक्षा विद्यालय खोले गए जापान में, जहाँ पर कि लड़के और लड़कियां, बालक और बालिकाएं एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। इस प्रकार से एजुकेशनल रिफॉर्म्स करके इनके माध्यम से सैन्यवादी विचारधारा को समाप्त करना, सैन्यवादी मानसिकता को समाप्त करना और जापानी शिक्षा प्राप्त करने वाले जापानी नागरिकों को एक विश्व दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया। क्योंकि इसके पूर्व की जो जापानी व्यवस्था थी वो जापान केंद्रित दृष्टिकोण जापान के नागरिकों में उत्पन्न करती थी, पैदा करती थी, जिसका नतीजा होता था कि विश्व के प्रति उनका दृष्टिकोण शत्रुतापूर्ण होता था। किसी प्रकार की सहानुभूति या सहृदयता दूसरे देशों की या संस्कृतियों के प्रति नहीं थी। इससे मुक्ति पाकर के एक लंबे समय तक जापान को पुनः सैन्यवाद की तरफ लौटने से रोका जा सकता था। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षा सुधार थे। अब जापान को दुर्बल करना, पश्चिमी देशों के लिए दुर्बल करके बिल्कुल नष्ट कर देना एक राष्ट्र के रूप में पश्चिमी देशों के लिए हितकर नहीं था। क्योंकि जो राजनीतिक संतुलन की स्थिति थी, जो जियोपॉलिटिक्स थी, भू राजनीति थी, उसके अनुरूप जापान को अपने पैरों पर खड़ा करना भी मित्र राष्ट्रों की का उत्तरदायित्व था, जिससे कि दोबारा वो एक राष्ट्र, क्योंकि यदि पूरी तरीके से जापान को समाप्त करने का प्रयास किया जाता तो विरोध की संभावना अधिक थी। तो जापानी नागरिकों को उनके पैरों पर खड़ा करने, एक ऑप्टिमम लेवल तक, एक समुचित स्तर तक जापान को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास आरंभ किए गए। अब हम देखेंगे कि जापान में जो आर्थिक विकास की नीति मित्र राष्ट्रों की थी, वो उसके 2 चरण स्पष्ट होते हैं। पहले चरण में दंडात्मक नीति थी, प्यूनिटिव पॉलिसी थी, और दूसरे चरण में विकासात्मक नीति थी। जो दंडात्मक नीति थी वो 1945 से शुरू हुई और लगभग 1950 तक चली। और इस दंडात्मक नीति का जो उद्देश्य था वो ये था कि जापान के वे उद्योग धंधे जो युद्ध के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने युद्ध को बढ़ावा दिया था, जैसे कि युद्ध सामग्री का निर्माण करने वाले उद्योग, उन सबको नष्ट करना। दूसरा, जापान के औद्योगिक घरानों पर नियंत्रण स्थापित करना और इस प्रकार से जापान में युद्ध मानसिकता वाले उद्योगों को समाप्त करना था। लेकिन कुछ समय बाद यह अनुभव किया जाने लगा कि इस तरीके की दंडात्मक नीति के परिणाम विपरीत निकल रहे हैं जापान के भीतर, और उनका विपरीत प्रभाव भी मित्र राष्ट्रों पर भी पड़ सकता है। और विशेष बात यह होती है कि ये मामला, ये मसला सिर्फ जापान का विषय नहीं था, जापान का मुद्दा नहीं था। इसको हमेशा विश्व राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना था। अब यदि सुदूर पूर्व में एक बेहद निर्बल राष्ट्र करके जापान को छोड़ा जाता तो निश्चित रूप से दूसरे राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती और सैन्यवाद का एक बार दोबारा उदय यहाँ पर होता। क्योंकि जापान की शत्रुता कोरिया के साथ थी, जापान की शत्रुता चाइना के साथ थी, सोवियत रूस के साथ थी। तो ऐसे में जापान को अत्यधिक निर्बल करके छोड़ना राजनीतिक रूप से बुद्धिमानी का कार्य नहीं था। इसलिए 1950 के बाद ये डिसाइड किया गया कि जापान में विकास किया जाएगा और उसके बाद जापान में विकासात्मक नीति को बढ़ावा दिया गया। अब ये जो आर्थिक सुधार थे, आर्थिक सुधारों
का भी के मूल में यही विचार था कि जापान में आम जनता, क्योंकि जापान की एक भारी जनता कृषि से जुड़ी हुई थी, कृषि मजदूर थे, कृषक थे, सामंत थे, तो ऐसे में जापान में जनतांत्रिक विचारों का जब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक उनका प्रचार नहीं किया जा सकता, जब तक कि जापान की ये जो फैमिली स्टेट की व्यवस्था थी, एक परिवार राज्य की जो व्यवस्था थी, उसको समाप्त ना किया जाए। और ये समाप्त करने के लिए, क्योंकि जापान में क्या था कि राष्ट्र का सर्वोच्च माना जाता था, राष्ट्र का पिता माना जाता था सम्राट, डिवाइन फादर था राष्ट्र का। उसके बाद सामंत थे, सामंत राज्य की सारी राज्य की भूमि राजा की सम्राट की मानी जाती थी, सम्राट की ओर से वो भूमि सामंतों को दी जाती थी और सामंती भूमियों पर किसान खेती करते थे। तो कृषक मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे, कृषक भूस्वामी नहीं थे। ऐसे में इस बहुसंख्यक जनता में जनतांत्रिक विचारों का प्रचार करने के लिए सबसे पहला प्रयास, आर्थिक प्रयास किया गया भूमि सुधार का, लैंड रिफॉर्म्स का। लैंड रिफॉर्म्स के लिए अ, मित्र राष्ट्रों की समिति ने, जो बड़े सामंतवादी थे, जापान के बड़े भूस्वामी थे, जो मुख्य रूप से शहरों में रहते थे और कृषि कार्य से प्रत्यक्ष रूप से उनका कोई संबंध नहीं था, वो सिर्फ भूस्वामी थे, उन्हें विवश किया गया कि वो अपनी भूमियों का एक बड़ा हिस्सा राज्य को सौंप दें। इसके लिए उन्हें कुछ मात्रा में क्षतिपूर्ति भी दी गई, लेकिन इसके द्वारा जो भूमि राज्य को प्राप्त हुई, उस भूमि को बहुत ही न्यूनतम दामों पर किसानों को बेचा गया और बेचते समय उन्हें ऋण दिए गए। ऋण देने के बाद कृषि करने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडीज दी गई, सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई। मूल्यों का संरक्षण किया गया कि मूल्यों को बहुत गिरने ना दिया जाए, जिससे कि किसानों को कृषि में फायदा हो। इसके अलावा न्यूनतम मूल्य जो निर्धारित सरकार की तरफ से किए जाते थे, वो भी सामान्य से ऊंचे स्तर पर किए जाते थे, जिससे कि कृषकों को कृषि में लाभ हो और भू स्वामित्व के अधिकार को प्राप्त करने के बाद वो जनतांत्रिक विचारों से परिचित हो सके। तो सबसे पहला रिफॉर्म जो था वो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म था और उसके द्वारा मित्र राष्ट्र जापान में अपने समर्थन में एक बहुत बड़े वर्ग को खड़ा कर पाए। एक बहुत बड़ा वर्ग जापान का एक बहुत बड़ा वर्ग जो था वो समर्थन में आया मित्र राष्ट्रों के। अब हम देखेंगे कि दूसरा था उद्योग। ये तो कृषि क्षेत्र में सुधार कर लिए गए। अब दूसरा क्षेत्र था उद्योगों का क्षेत्र। उद्योगों के क्षेत्र में हम ज़ाइबात्सु की व्यवस्था थी जापान में, जो बड़े-बड़े औद्योगिक घराने थे, जो एक एक प्रकार के उद्योग पर एकाधिकार रखते थे और ये एक तरीके से अम्ब्रेला कंपनीज़ होती थी, जिसके भीतर उसी प्रकार का उत्पादन करने वाले उद्योग से जुड़े हुए हज़ारों कंपनियाँ किसी एक औद्योगिक घराने के अधीन आ जाती थी और वो औद्योगिक घराना उस उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण या पूर्ण एकाधिकार रखता था। ज़ाइबात्सु की भूमिका भी हमने देखी है कि वो सम्राट के साथ मिले हुए थे, सेनाओं के साथ उनका समर्थन था। तो आरंभ में मित्र राष्ट्रों की नीति थी ज़ाइबात्सु को समाप्त करना, उन्हें भंग करना और इसके लिए सूची बनाई गई 1300 ज़ाइबात्सुस की और बहुत सारे औद्योगिक घरानों को भंग कर दिया गया, उनकी मशीनों पर, उनके कारखानों और संपत्तियों पर अधिकार कर लिया गया। हालाँकि थोड़े समय बाद ये प्रक्रिया रोक दी गई ज़ाइबात्सु पर अधिकार करने की, लेकिन शुरू में ज़ाइबात्सु पर क्रैकडाउन सरकार को, मित्र राष्ट्रों को करना पड़ा, क्योंकि वो एक बार फिर से जापान में आर्थिक पुनर्वितरण की आवश्यकता थी, संपत्ति के पुनर्वितरण की आवश्यकता थी और उसके लिए ज़ाइबात्सु के एकाधिकार को समाप्त करना आवश्यक था। तो ये प्रक्रिया जापान में आरंभ की गई। जापानी उद्योगों को संरक्षण दिया गया, छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। हालाँकि बड़े उद्योग जो कि युद्ध सामग्री का उत्पादन कर सकते थे या कर रहे थे, उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब ये स्थिति 1950 तक की थी। 1950 के बाद जापान में पॉलिसी रिवर्सल हुआ। एक नीति अचानक जापान के प्रति मित्र राष्ट्रों की नीति में परिवर्तन हुआ, जिसको कि उल्टी नीति कहते हैं या पॉलिसी रिवर्सल कहते हैं। 1950 के बाद ये पॉलिसी रिवर्सल के अधीन जापान के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ किया मित्र राष्ट्रों ने।
अब इसके पीछे कारण क्या थे? मुख्य रूप से राजनीतिक कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि 1949 में 1949 में जापान में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी और कम्युनिस्टों ने चीन में सरकार बनाई थी। साम्यवादी रूस पहले से ही साम्यवादी देश था। एशिया में साम्यवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव से अमेरिकी डरे हुए थे और वो इस बात से भयभीत थे। अमेरिका की संसद में भी ये बात उठाई जा रही थी कि यदि जापान के साथ अधिक कठोरता दिखाई गई तो जापान में साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ सकता है। रूस और चीन वहाँ पर हस्तक्षेप कर सकते हैं वामपंथियों के माध्यम से और अमेरिका की स्थिति कमजोर हो सकती है पूर्वी एशिया में। इससे बचने के लिए जापान को एक बार फिर से उभरने का मौका देना है। जापान को एक बार से फिर से सशक्त बनाना है। दूसरा, इसी समय 1950 में कोरिया के साथ युद्ध आरंभ हो गया था। कोरिया युद्ध आरंभ हुआ और ये युद्ध मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में था। उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया और वो दोनों कोरिया का एकीकरण करना चाहता था। लेकिन इसके पीछे जो मुख्य शक्तियां थी वो थी रूस और चीन। रूस और चीन उत्तरी कोरिया को समर्थन दे रहे थे दक्षिणी कोरिया पर अधिकार करने के लिए। अ, ये ये स्थिति अमेरिका को स्पष्ट थी, तो अमेरिका की मजबूरी थी कि वो दक्षिणी कोरिया का सहयोग करे और उसे उत्तरी कोरिया के अधिकार में जाने से रोके। और लेकिन इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि यदि जापान को दुर्बल करके छोड़ दिया जाएगा तो दक्षिणी कोरिया के बाद जापान अगला लक्ष्य होगा साम्यवादियों का। तो अचानक से रिवर्सल ऑफ पॉलिसी हुई, नीति में परिवर्तन हुआ। कोरिया युद्ध ने इस चीज पर बहुत प्रभाव डाला। इसके बाद एक और कारण था कि ये शीत युद्ध का समय था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देश या कह लीजिए विश्व दो धड़ों में बंट चुका था, दो गुटों में बंट चुका था और दो सुपर पावर्स अमेरिका और रूस एक दूसरे के साथ शीत युद्ध की स्थिति में थे, कोल्ड वॉर की सिचुएशन में थे। इस स्थिति में पूर्वी एशिया में किसी भी प्रकार की अशांति अमेरिका नहीं चाहता था और रूस के प्रभाव को बढ़ने नहीं देना चाहता था। इसलिए भी जापान के प्रति उसने अपनी नीति में परिवर्तन किया। अब सबसे पहले वो अमेरिका जो कि जापान के 100% निशस्त्रीकरण पर, असैन्यकरण पर गर्वित हो रहा था, भाषण दे रहा था। 1950 के बाद नीति में परिवर्तन आया और जापान को आत्मरक्षा के लिए अधिकार दिया गया और जापान में एक बार पुनः सैनिक शक्ति, एक सीमित संख्या में से ही, लेकिन सैनिकों को रखने की अनुमति दी गई। 1950 में नेशनल पुलिस गार्ड गठित किया गया और जो कि जापान की आंतरिक सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और 1954 में सेल्फ डिफेंस ट्रिब्यूनल बनाया गया, आत्मरक्षा अभिकरण बनाया गया और जिसमें जापान को ये अधिकार दिया गया कि वो अपनी रक्षा के लिए एक सीमित संख्या में सैनिक रख सकता है। क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से जापान की सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी मित्र राष्ट्रों पर थी, परंतु वो पर्याप्त नहीं था। इसलिए कहा गया कि जापान को अपनी सुरक्षा के लिए एक निश्चित मात्रा में सैनिक और पुलिस बल रखने का अधिकार दिया गया। तो ये एक तरीके से नीति में पूरा परिवर्तन था। अब दूसरा जो चेंज था वो था जापान को आर्थिक रूप से दोबारा पुनर्निर्माण करने और सशक्त होने का अवसर देना था। अब इसके लिए जापान को व्यापार के लिए जापान के लिए एक ऐसी स्थिति बना दी गई थी कि जापान का सैन्य खर्च बिल्कुल समाप्त हो चुका था। उसकी रक्षा अभी तक 1954 तक हम कहें अमेरिका और मित्र राष्ट्रों द्वारा की जा रही थी। तो ऐसे में जापान, और उसके बाद जब अमेरिका की नीति, मित्र राष्ट्रों की नीति में परिवर्तन आया कि वो आर्थिक रूप से जापान को दुर्बल करने की अपनी नीति पर उन्होंने रोक लगाई, तो जापान में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और वो युद्ध था, जो समय था वो था द्रुत विकास का काल, एरा ऑफ रैपिड डेवलपमेंट या रैपिड ग्रोथ। अब ये रैपिड ग्रोथ का समय 1952 में आरंभ माना जा सकता है क्योंकि 1952 वो वर्ष था जबकि जापान ने अपनी स्वायत्तता पुनः प्राप्त की थी। नाउ
1952 में जापान पुनः एक स्वतंत्र स्वायत्त राष्ट्र बन गया था और ये एक मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से जापान के लिए एक बड़े उल्लास की बात थी और इसी उल्लास और में जापान ने अपने आर्थिक विकास का और राजनीतिक विकास का एक नया नया दौर देखा, एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि मित्र राष्ट्रों का नियंत्रण अभी भी जापान पर बना हुआ था। राजनीति के क्षेत्र में हम देखें तो जापान में राजनीतिक सक्रियता बढ़ी और ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने जो मित्र राष्ट्रों की सेनाएं जो जापान में कब्जा किए हुई थी, उन ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने भी थोड़ी ढिलाई बरतते हुए जितने भी जो बंदी बनाए थे जापानी नागरिक या जापानी राजनीतिज्ञ, उन सबको रिहा कर दिया और इनमें मुख्य रूप से कम्युनिस्ट थे। उन सबको रिहा करने के बाद उन्हें जापान की राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने का मौका भी दे दिया गया। अब जापान के जो कम्युनिस्ट लोग थे, कम्युनिस्ट नेता थे, उन सब ने मिलकर के जापान सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया। जापान समाजवादी दल का निर्माण 1955 में किया और इसकी क्योंकि जापान सोशलिस्ट पार्टी लंबे समय से जापान में कम्युनिस्ट थे, लेकिन 1955 में जो दल गठित किया गया उसकी विशेषता ये थी कि इसमें सभी कम्युनिस्ट जो 2-3 दल थे उन सबको मिलाकर के एक जॉइंट पार्टी जापान सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया गया। इसी तरीके से जो उदारवादी थे, प्रजातंत्रवादी थे, उन सब ने मिलकर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का निर्माण किया और इस बीच में कुछ धार्मिक संगठन भी राजनीति में भाग लेने लगे, जैसे सोक्को गोकाई नाम का बौद्ध संगठन था, उसने भी राजनीति में भाग लेना शुरू किया। इन परिस्थितियों में एक और बड़ा डेवलपमेंट विकास हुआ और वो ये था कि जापान और अमेरिका के बीच में एक संधि परस्पर सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इसके द्वारा जापान की सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली। हालांकि इस संधि का जापान के भीतर काफी विरोध हुआ क्योंकि एक बार स्वायत्तता प्राप्त करने के बाद जापान दोबारा इस तरीके के परिस्थितियों में नहीं पड़ना चाहता था। दूसरा आर्थिक विकास इस समय 1954 से लेकर 1971 तक जापान में बहुत तीव्र गति से आर्थिक विकास हुआ। आर्थिक विकास की स्थिति ये थी कि 1960 तक राष्ट्रीय उत्पाद में दुनिया का 5वां देश बन गया था जापान और 1968 तक अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया था जापान। तो इसे एक चमत्कारिक विकास कहा जा सकता है, चमत्कारिक वृद्धि कही जा सकती है जापान में और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण पश्चिमी विशेषज्ञों ने विश्लेषण करके बताया वो था नीची की भूमिका। MITI, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग की समिति, जो कि जापान के भीतर व्यापार, उद्योग और सरकार के बीच में एक समन्वय स्थापित कर रही थी, जिसने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जापान के विकास में। एक और परिस्थिति जापान को देखनी पड़ी, वो थी तेल आघात या ऑयल शॉक। 1973 में जो तेल निर्यातक देश थे उन्होंने घोषणा की, उस समय इजराइल अरब युद्ध हो रहा था और तेल निर्यातक देशों ने घोषणा की कि वो किसी भी इजराइल समर्थक राष्ट्र को तेल की आपूर्ति नहीं करेंगे। जापान चूंकि अमेरिका के साथ इतना निकट संपर्क में था, अमेरिका के प्रभाव में था, तो जापान भी इस श्रेणी में आता था और जापान को भी तेल की आपूर्ति बंद की जाने की घोषणा कर दी गई। जापान की ऊर्जा का 70% तेल से प्राप्त होता था, तो जापान के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। हालांकि जापान ने तत्काल अपनी तटस्थता घोषित कर दी, परंतु फिर भी इसका प्रभाव जापान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तेल शॉक, जो ऑयल शॉक था, उसने जापान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, लेकिन जापान एक ऐसा राष्ट्र है जिसने कि इस स्थिति से मुकाबला करने के लिए भी अपने आंतरिक स्तर पर एक मैकेनिज्म डेवलप किया, एक व्यवस्था विकसित की और सफलतापूर्वक इसका मुकाबला किया। एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसको कि लॉकहीड स्कैंडल कहते हैं, जिसने जापान को विश्व राजनीति में एक बड़े नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया और ये घटना हुई, एक अमेरिका की कंपनी थी लॉकहीड, जो कि वायुयानों का निर्माण करती थी। उसने दावा किया, अमेरिका की सीनेट के सामने उसके अध्यक्ष ने दावा किया कि 1970 में जापान को ट्राइस्टार एयरक्राफ्ट बेचने के बदले में उसने जापान के नागरिकों को
एक भारी धनराशि घूस के रूप में दी है। 2 लाख से भी ज़्यादा की धनराशि उसने घूस में दी है और इन घूस लेने वाले, ब्राइब लेने वालों में उस समय के जापान के प्रधानमंत्री तनाका भी सम्मिलित थे। उन पर मुकदमा चलाया गया और इस प्रकार से लॉकहीड स्कैंडल भी एक बड़ी घटना थी। लेकिन इसके बाद जापान में बड़ी तेज़ी से आर्थिक विकास हुआ और बहुत जल्दी 1980 तक जापान विश्व के समुदाय में एक प्रतिष्ठित आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। तो ये आपकी इकाई 14 है, जहाँ पर कि हमने जापान का युद्धोपरांत जापान की स्थिति के अलग-अलग चरणों का अध्ययन किया। धन्यवाद।